एसएचएम के ऊपर ये तीसरा लेक्चर है। हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में कुछ कंसेप्ट देखा था और ये कंटिन्यूएशन में यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो भी हम लोग चीजें पढ़ने वाले हैं वो सारे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हर कोई चैप्टर्स में हेल्प करता है, इसीलिए इसका हम लोग थोड़ा बेस बना रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था एग्जांपल, और एक बार समझा रहा हूँ ताकि मतलब और क्लैरिटी से समझ में थोड़ा रिवीजन हो जाए, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे है और ये जा रहा है मेन पोजीशन से एक्शन की तरफ, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देखो आपको एंगल की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। और आपको पता है मेन पोजीशन से एक्सटेंड की तरफ जाने के लिए जो टोटल एंगल होता है ना वो 90 होता है, 0 से लेकर 90। लेकिन ये कहां पे है, a/2 पे है, ठीक है। तो ये देखो यहां से यहां पे जाना है इसको, मतलब इसको पीछे कितना एंगल उसने गया उससे कोई मतलब नहीं है। ये यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लेगा या कितना एंगल जाएगा, एंगल कितना जाएगा उससे हमको आंसर मिलता है, ठीक है। तो a/2 मतलब यहाँ पे चेक करो, कभी भी मेन पोजीशन से चेक करना है। ये कहां पे है, a/2 मतलब 1/2, 1/2 मतलब कितना एंगल होगा, ये 30, ठीक है। ओके, मतलब ये यहां से यहां तक जाने के लिए, ये अगर 30 होगा तो ये कितना होना चाहिए, 60, क्यों, क्योंकि टोटल है 90, तो ये एंगल है 60। ओके, 60 इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर कितना होता है, पाई/3, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा यूज करना है, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो थीटा कितना है, देखो ये कितना जा रहा है, पाई/6, सॉरी पाई/6 नहीं आएगा, ये पाई/3 आएगा, 60 है, ठीक है। कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्जन कैसा होता है, 60 इज इनटू पाई/180। तो आंसर देखो ये पाई/3 आएगा। और ओमेगा को कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था 2π/t। ओके, 2π/t। टी क्या होता है, टाइम पीरियड जो कंप्लीट एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टी, ठीक है। और इनटू टी, ये टी क्या होता है जो यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम लगता है। देखो यहां से पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा, टी बाय, ये देखो 2 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, 6 इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, मतलब ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ओके, अब इसको कॉपी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये टू वाले पार्टिकल्स, मतलब दो पार्टिकल से एसएचएम कर रहे हैं, तो उनके लिए कितना, वो मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी जो मैं मेथड बता रहा हूं, ये यही मेथड आपको अप्लाई करना है ताकि मतलब क्वेश्चन जो है वो आसान, मतलब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले लो, मान लो ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ जा रहा है, ये मान लो √3/2 है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट एक इस तरफ जा रहा है, ठीक है। एक दो चार एग्जांपल्स देता हूं तो कि और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। चलो पहला एग्जांपल देखते हैं, क्या है इसमें, देखो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है। देखो ये दो ऑब्जेक्ट मतलब क्या कर रहे हैं, ये एसएचएम कर रहे हैं, देखो ये एक एसएचएम कर रहा है तो ये एक एसएचएम कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ना, अगर मान लो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है और ये ऐसे आ जाए, तो देखो ये मीट किया ना उन्होंने, ये क्या किया उन्होंने, मीट किया, फिर ये इस तरफ चले जाएंगे, फिर ये इस तरफ चला जाएगा, अगेन वो मीट कर सकते हैं। तो ये देखो ये ऐसा हो गया, तो ये क्या हो गया, मीट किया उन्होंने, ठीक है, मीट किया, यहाँ पे ऐसे आते तो, ठीक है। तो ये ऐसा ही हो रहा है, तो ये कब तक मीट करते रहेंगे या कितने बार मीट करते रहेंगे, तो ये मतलब बहुत जिंदगी भर मिलते ही रहेंगे ना, ये मतलब एक ही जगह पे कर रहे हैं, तो हमको वो बार बार कितने टाइम मिलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। वो क्वेश्चन पूछते हैं कि पहली बार कितने टाइम में पहली बार मिलते हैं। तो इसके लिए भी क्या ट्रिक यूज करना है, देखो ये a/2 है, तो मेन पोजीशन से एंगल कितना होना चाहिए, यहाँ पे चेक करो 1/2 है ना, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 30। ये देखो ये √3/2 मतलब √3/2 कितना है, 60। तो मेन पोजीशन से कभी भी साइन ही यूज करना है, ठीक है। आप एक्सट्रीम से भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो अगेन आपको कॉम्प्लिकेटेड वगैरह वो लग रहा है तो उससे कोई मत जाओ, आप डायरेक्टली मेन पोजीशन से देख लो, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो सकता है, 60। अब दोनों को देखो, ये 30 ये 60 है, जब ये दोनों, ये देखो ये यहां से ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, मीट करेंगे, तो दोनों ने मिलके कितना एंगल, मतलब इन दोनों ने मिलके कितना एंगल का मतलब मिल लिया उन्होंने, तो 60 प्लस 30 मतलब दोनों का मिल के जो एंगल हो चुका है वो 90 हो चुका है, ठीक है। तो कभी भी दो वाले पार्टिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको ये मेथड यूज करना है कि दोनों का काउंट करो। जैसे एग्जांपल, दो ट्रेन है, ठीक है, दो ट्रेन से, ये कुछ स्पीड से आ रहा है, ये कुछ स्पीड से आ रहा है, हमको नहीं पता है क्योंकि यहां से लेकर यहां तक इसका स्पीड क्या वही होता है या चेंज होता जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक करंट एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, इसका भी करंट एनर्जी बढ़ती जाती है, लेकिन दोनों का वेलोसिटी या सब कुछ सेम होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बट ऑन एन एवरेज इससे ये एग्जांपल्स वर्कआउट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है,
दो वाले पार्टिकल्स को सिंपल आपको चेक करना होगा दोनों के बीच का एंगल कितना है। जैसे एग्जांपल ये ट्रेन और ये ट्रेन है, ठीक है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 मीटर, ठीक है। तो दोनों जब ऐसे मीट हो गए तो दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो आंसर क्या है 30 मीटर। तो यहाँ पे दोनों ने मिलकर कितना एंगल कवर कर लिया, तो 60 प्लस 30 90, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है, दोनों ने मिलकर किया ना, मान लो ये भी स्टार्ट हो गया, ये भी स्टार्ट हो गया, तो ये दोनों ने मिलकर t इक्वल्स टू 4 सेकंड में ये मीट हो गए। कितने सेकंड में मीट हो गए, 4 सेकंड में। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो ये आया 4 सेकंड, ये देखो ये यहां से यहां, मान लो यहां पे मीट किया होगा एग्जांपल के यहां पे, तो ये 4 सेकंड में मीट हो गए ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी 4 सेकंड में यहां पे आया है, ये भी 4 सेकंड में यहां पे आया है, ठीक है। ओके, मतलब क्या करना है, दोनों का कंट्रीब्यूशन 90 है, तो एक का कंट्रीब्यूशन हाफ करना है, क्योंकि शायद ऐसा ही होगा ना कि ये 45 आया होगा और ये 45 आया होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये दोनों का स्पीड सेम नहीं है तो डिस्टेंस सेम कैसे हो सकता है। तो आंसर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है ना वो हर दोनों के ऊपर सेम लग रहा है। अगर आप देखोगे ना तो ऐसे चंद के अंदर दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन जो है वो सेम लगता है, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल जो है 90 होगा, तो क्या लेना है आपको, तो इसने शायद किया होगा 45, इसने किया होगा 45, तो ये भी तो 45, ये भी तो 45 किया होगा ना, तो इसको भी 4 सेकंड लगा होगा, इसको भी 4 सेकंड लगा होगा। तो सिंपल क्या करना है, टू पार्टिकल्स के प्रॉब्लम्स में जो स्टेप्स बता रहा हूं उसको फॉलो करो, सिंपल एग्जांपल सॉल्व हो जाता है। 60 प्लस 30 कितना, 90, तो एक ने कितना किया होगा 45, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45। इसका मतलब क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय ये कितना होगा, पाई बाय 4, ठीक है। तो पाई बाय 4 होगा, तो अब लेकिन यही फॉर्मूला यूज करना है, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, जो थीटा कितना है पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी इनटू टी, तो पाई से पाई कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा t बाय 8 इज इक्वल्स टू टी। क्या आपको समझ में है, टू पार्टिकल्स। स्टेप 1, स्टेप में क्या करना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है चेक करना है, दोनों ने मिलकर कितना एंगल किया है ये चेक करना है, और जो एंगल दोनों ने मिलकर किया उसको सीधा आधा करो, मतलब आधा किया तो ये एंगल इसमें पुट करना है, थीटा इज इक्वल्स टू इसमें, ठीक है। तो ये ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। चलो मैं और एक एग्जांपल देता हूं ताकि और क्लियरिटी समझ में आएगा वो कैसे मतलब करना है दो पार्टिकल्स को। इससे कुछ ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, दो ही स्टेप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अगर मान लो ऐसा कुछ दिया है, ये मेन पोजीशन है, ये ए है, ये माइनस ए है, ऑब्जेक्ट जो है ये देखो ये जा रहा है इस तरफ, ये जा रहा है इस तरफ, कहाँ पे ये a/2 पे है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है इस तरफ, कितना कहाँ पे ये मान लो, चलो एग्जांपल a/2 पे ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, अगर क्वेश्चन पूछते बता दो ये दो पार्टिकल्स, मतलब कि अभी इन दोनों की पोजीशन ऐसी है, ये दोनों की पोजीशन ऐसी है, तो ये ऐसे जाएंगे और वापस आएंगे, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा जब वो फर्स्ट टाइम मीट करेंगे, तो सिंपल क्या करना है, ये देखो ये पार्टिकल यहाँ से पीछे तो नहीं आ सकता ना, तो पहले जाएगा कहाँ पे, इस तरफ। आपको पता है ये क्या है, मीन पोजीशन है, तो ये a/2 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 30, ये भी a/2, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 30। ओके, मतलब ये एंगल कितना है 60, मतलब ये एंगल कितना है 60। अब चेक करो, जैसे ही वो दोनों चलना स्टार्ट करेंगे पहले इस तरफ जाएंगे फिर वापस आएंगे, जब वापस आएंगे तो मीट करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, देखो ये ऐसा जाएगा और ऐसा आएगा, ये ऐसा जाएगा और ऐसा आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, एक को रेस्ट में मान लो, इसको रेस्ट में मान लो, मतलब इसको ऐसे पॉइंट रखो और ये ऐसा जाएगा 60, ऐसा चला जाएगा और वापस यहाँ पे आएगा, मतलब ये देखो ऐसा होने वाला है, ये जाएंगे और ये ऐसे वापस आएंगे, तो दोनों मिलके कितना एंगल हो गया, तो देखो ये 60, ये 90, फिर ये 90, ठीक है। देखो 90 यहां से 90 पे है ना, ये 60 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 60, मतलब कितना हो गया, देखो देखो मैं लिख रहा हूं 60, ये फिर वापस यहां तक 90 प्लस यहां से यहां पे 90 प्लस यहां से यहां पे 90, ठीक है, सॉरी 60। तो आंसर कितना हो गया 180 180 एंड 120, कितना हो गया 300, देखो 180 300, 300 ये इतना एंगल हो गया। अब यहां से भी काउंट कर सकते हो ना, नहीं तो एक काम करो, यहां से पूरा कितना होता है, वापस यहां से जाके वापस आने के लिए कितना होता है 360, तो कितना बच रहा है 30 एंड 30, ये कवर नहीं कर रहे, तो आंसर कितना हो जाएगा 360 माइनस 60, तो 300 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी इंटू टी, ठीक, ये आंसर है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 300 समझ में आया होगा आपको। और एग्जांपल आगे आप सॉल्व करूं, ठीक है। ओके, यहां पे और एग्जांपल समझा रहा हूं, अगर मान लिया ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, ये है, ये ऐसा जा रहा है, ये बाय मतलब √3/2 पे है, और ये कहां पे, तो ये
a/2 पे ले लो, चलेगा, ठीक है। ओके, तो अब थोड़ा देखो, और ये जा रहा है किस तरफ, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अब करना क्या है, ये तो डायरेक्ट इस तरफ जा रहा है, बट ये वापस नहीं आएगा, पहले इस तरफ चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रख दो। फिर ये कितना एंगल हो सकता है, 60 ना, ये 30 होगा तो ये कितना होगा, 60। आपको समझ में आएगा, ये मेन पोजीशन है, तो ये 30, ये 60। तो ये देखो, ये ऐसा जाएगा तो कितना होगा, 90, और ये यहाँ तक, ठीक है। मतलब ये भी तो जा रहा है और ये भी तो जा रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, शायद एक मिनट, लास्ट वाले एग्जांपल में हमारा आंसर टोटल 300 आया था, सॉरी, टोटल 300 आया था। तो एक काम करो, यहाँ पे 150 ले लो, ठीक है, वो 150 आएगा आंसर, ठीक है। हाफ करना है आपको। ओके, यहाँ पे देखो, ये 60, ये 90, और ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ से ये √3/2 है, तो 60, ये 60 और ये टोटल 90, मतलब देखो यहाँ पे 60, 90 एंड 60, मतलब 90, 60 प्लस 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 120 प्लस 90, मतलब कितना हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आधा करना है, फिर जो एंगल आएगा वो कितना आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 195 या 105 हो जाएगा वो, ठीक है। तो 105 ये एंगल होगा, तो इसका इसमें पुट कर लो कैसे, 105 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय t इंटू टी। ये समझ में आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ये ऐसे प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब क्या करना है, वो प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में आप थोड़ा करेक्शन कर लो, वो 300 था, लेकिन एक का कितना होगा, उससे आधा, मतलब कितना, 150, ठीक है। तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस आते हैं स्प्रिंग इन एसएचएम, स्प्रिंग इन एसएचएम, ठीक है, स्प्रिंग इन एसएचएम, ठीक है। देखो, एसएचएम कोई भी ऑब्जेक्ट करता है या नहीं करता है, ये आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। E इज इक्वल्स टू -ω²x, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। दूसरी बात, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब क्या, माइनस एंड x, ये तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट होता है। तो माइनस एंड x को अगर जो भी सेटिस्फाई करता है वो एसएचएम को फॉलो करता है, ठीक है। एग्जांपल समझा देता हूं, अगर ये मान लो स्प्रिंग है, क्या ये स्प्रिंग एसएचएम को फॉलो करती है क्या, तो यहाँ पे m होता है, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अगर आप क्या करते हो, इसको पोटेंशियल एनर्जी देते हो ना, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसको आप फोर्स लगाते हो इस तरफ, तो ये खींच जाता है इस तरफ, और यहाँ से आप छोड़ोगे तो ये वापस आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर ये ऐसा ऐसा करने लगेगा। तो ये क्या होता है, स्प्रिंग को आप पोटेंशियल एनर्जी देते हो, और पोटेंशियल एनर्जी ही जो देते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेके जाओगे तो यहाँ पे रुकोगे ना, रुकने का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, ठीक है। यहाँ से छोड़ोगे तो ये वापस क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम करने के चक्कर में वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो यहाँ पे वो आके रुकेगा क्या, नहीं। तो ये क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि उसने कौन सी एनर्जी को कम कर किया, पोटेंशियल एनर्जी, तो कौन से गेन करेगा, काइनेटिक। तो ये ऐसा ऐसा करता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करता रहेगा, तो ये क्या है, ए, और इस तरफ कंप्रेस भी तो होगा, तो ये क्या होगा, ए, और ये यहाँ पे क्या लिखोगे, मेन पोजीशन, और ये क्या एक्सट्रीम, और ये भी क्या है, एक्सट्रीम, ठीक है। क्या ये एसएचएम को फॉलो कर सकता है, तो आपको पता है स्प्रिंग के अंदर जब स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगाते हो ना इस तरफ, अगर मान लो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो स्प्रिंग जो है जब वो एक्सटेंड होती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है -kx। कितना होता है, -kx। तो देखो यहाँ पे F इज इक्वल्स टू -kx, तो आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ma इज इक्वल्स टू -kx, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -k/m इंटू x। देखो यहाँ पे ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो देखो ए के अंदर माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, x आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है। तो ये एसएचएम को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए स्प्रिंग भी एसएचएम ऐसे करती है, ऑसिलेशंस करती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब क्या करना है आपको, ये और ये इन दोनों को कंपेयर करना चाहिए। देखो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं, हम लोगों ने काइनेमैटिक्स में देखा, एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखते हैं, dx/dt² इज इक्वल्स टू -ω²x, मतलब बुक में जो देते हैं ना, ये भी डेरिवेशन है, मतलब ऐसा भी देते हैं वो, ऐसा मतलब अलग कुछ नहीं है, वो एक्सेलरेशन का वो डबल, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डबल टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आता है, वेलोसिटी, ठीक है। तो कभी-कभी ये ऐसे बोलते हैं dx² dt², इसको इस तरफ लेके आओ तो ω²x इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है,
डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम का इक्वेशन जो ठीक है, तो ये इक्वेशन है वो। अब क्या करेंगे, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इक्वेशन देख के और ये इक्वेशन देख के, ठीक है। हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में स्टडी किया है ना एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। ओके, अब क्या करो, इसको और इसको कंपेयर करो। तो ए की जगह पे ए है, माइनस की जगह पे माइनस है, एक्स की जगह पे एक्स है, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब क्या लिख सकते हैं, के बाय एम लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे उस तरफ लेके जाओ तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम, तो यहाँ पे ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी, क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा आंसर, देखो टी मुझे लिखना है, तो टी को उस तरफ लेके जाओ और ये टर्म इस तरफ लेके आओ, तो क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। देखो ये टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग का, ये टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग का। देखो किस पर डिपेंड कर रहा है ये, 2 पाई इज इक्वल्स टू एम बाय के, एम मतलब मास एंड के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, तो स्प्रिंग का टाइम पीरियड यहां से स्टैंडर्ड वैल्यू है, कभी भी कोई भी क्वेश्चंस में आ जाए तो डायरेक्टली आपको स्प्रिंग का यूज करना है, d इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, ठीक है। ओके, कुछ एग्जांपल्स और क्लैरिटी के लिए मतलब क्लैरिफिकेशन होने के लिए आपको और कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। मतलब यहाँ पे देखो, अगर अलग अलग आप एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि ये है स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग है, जैसे ये और मास m, ये k है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, ये इंक्लाइन प्लेन पे दिया है, ये ऐसा थीटा दिया है, फिर ये मास दिया है m, यहाँ पे ऐसा दिया है k, ठीक है। और बोला है कि मतलब पेड़ है, पेड़ के ऊपर कोई पर्सन है, पर्सन क्या करना चाहता है, एक स्प्रिंग को यहाँ से ऊपर से छोड़ना चाहता है, और ये ऐसा है, एक ये है, ठीक है। तो ध्यान में रखो, स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो या कहीं से भी वो छोड़ रहा है, कहीं से भी मतलब वो, मतलब जो रेफरेंस होना चाहिए वो रेस्ट पे होना चाहिए। जैसे पेड़ है, पेड़ हमारे लिए क्या होता है, रेस्ट पे होता है, ठीक है। हमारे लिए अर्थ क्या है, रेस्ट पे ही है। तो ये सारी चीजें जो है, अगर कन्फ्यूजन कुछ भी हो तो सिंपल क्या लिखना है, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, सिर्फ इतना ही लिखना है, कन्फिगरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ मतलब कन्फिगरेशन कैसा भी हो, टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। ओके, और अगर आपके मतलब सामने और एग्जांपल्स अगर आते हैं, जैसे कि क्या करना है, देखो स्प्रिंग्स है, मतलब एक जगह, मतलब एक स्प्रिंग में एग्जांपल में दो स्प्रिंग्स हैं। तो हम लोगों ने स्टडी किया इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब जैसे आपने बोर्ड में वगैरह स्टडी किया होगा कि दो रेजिस्टर्स सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, तो उनका जो आर इक्विवेलेंट आता है वो क्या आता है, ठीक है। मैं एग्जांपल यहाँ पे समझा देता हूँ। ये अगर ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये दो स्प्रिंग्स हैं, ये मास m है, मास एक ही है लेकिन स्प्रिंग्स दो है, तो यहाँ पे क्या है, k है, या k1 ले लो, या क्या ले लो, k2 ले लो, ठीक है। ओके, दूसरा एग्जांपल, एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे है यम, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल भी दे रहा हूँ, ये ऐसा ऐसा है, ये मास है, ठीक है, और ये ऐसा ऐसा है, ये K1, ये K2, ये K1, ये K2, ठीक है। मैंने यहाँ पे तीनों अलग अलग एग्जांपल्स लिया है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में या पैरेलल में है। तो कैसे निकालना है, देखो जब यहां से देखो इस मास को आप ऐसे खींचोगे ना, तो इसका और इसका क्या दोनों का जो एक्सटेंशन होगा सेम होगा, तो आंसर नहीं है। कभी भी दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर वो सेम नहीं होता है तो उन दोनों स्प्रिंग को ट्रीट किया जाता है सीरीज की तरह, और सीरीज में रहेंगे तो इनका इक्विवेलेंट, देखो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन की, मतलब m क्या है, इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट की, ठीक है, ऐसा होता है। मास तो एक ही है तो इसको मास को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन की क्या आएगा, तो की इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो सीरीज में रहेगा तो रजिस्टर को जैसे पैरेलल को ट्रीट करते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसा आएगा, देखो देखो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि दोनों स्प्रिंग का अगर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा तो ये दोनों सीरीज में होते हैं, ठीक है। तो लिखना कैसे है, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस अपॉन k2 सीरीज के लिए, ठीक है। ओके, दूसरा यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अगर इस मास को ऐसे खींचोगे ना इस तरफ, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाला है क्या, आंसर यस, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाला है, क्योंकि ये दोनों भी इस तरफ जा रहे हैं ना। ओके, तो दोनों का अगर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है तो उनको बोला जाता है पैरेलल, उनको क्या बोला जाता है, पैरेलल। तो इसको कैसे ट्रीट करना है, वहां पे सीरीज के जैसे ट्रीट करते थे रेशियो को, r1 प्लस r2 से। यहाँ पे देखो क्या लिखोगे आप, k1 यहाँ पे k1 प्लस k2, ठीक है। ओके, और यहाँ पे ये देखो
एग्जांपल में आप ऐसे कंप्रेस करोगे तो ये जितना कंप्रेस होगा उतना ही ये एक्सटेंड होगा, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही होगा। तो इसको किसमें ले लेंगे, सीरीज या पैरेलल, तो आंसर है पैरेलल, क्योंकि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम तो पैरेलल, दोनों का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट तो सीरीज में। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये फॉर्मूलाज कैसे यूज करते हैं, फॉर्मूलाज कैसे यूज करना देखो। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, मतलब क्या कुछ नहीं करना, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका आंसर ऐसा आता है k1 into k2 upon k1 plus k2। बार बार दिमाग नहीं लगा देते हैं, अगर दो ही स्ट्रिंग्स है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, ओके, उससे क्या फायदा होता है कि अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो यहाँ पे देखो k into k और k स्क्वायर बाय k प्लस k मतलब 2k, तो आंसर k by 2 आता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ये ऐसे फॉर्मूला हमको यूज करना है। ओके, जैसे एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, एग्जांपल अगर ऐसा कुछ पूछा है या उससे पहले आपको देखो मैंने क्या क्या लिया है, सीरीज पैरेलल। ठीक है, ओके, अगर मास दो रहेंगे तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे ये m है और ये स्प्रिंग है और ये 2m है और ये k है। देखो ध्यान में रखो, स्प्रिंग दो रहेंगे तो पैरेलल सीरीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मास दो रहेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों मास का भी मोशन होता है। ठीक है, दोनों मास का भी मोशन होता है, देखो ये ऐसा 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 करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस मास का कंसेप्ट यूज होता है, और रेडियस मास हम लोग सेंटर ऑफ मास में देखते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला ले लो, m into 2m अपॉन m plus 2m। ठीक है, डायरेक्टली क्या यूज करना है, फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m1 into m2 अपॉन m1 plus m2, ये फॉर्मूला यूज करना है। मतलब क्या होता है, t is equals to 2 pi under root, एक्चुअल में फॉर्मूला जो होता है वो m by k की जगह पे अगर यहाँ पे क्या आएगा म्यू अपॉन के इक्विवेलेंट, म्यू मतलब रेडियस टू मास। ठीक है, तो इस एग्जांपल के लिए आंसर क्या आने वाला है, देखो ये m से क्या हो जाएगा, m कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2m by 3 आएगा ना आंसर इसका, 2m by 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना है 2 पाई अंडर रूट म्यू जो है 2m by 3 अपॉन की इक्विवेलेंट, मतलब के तो यहाँ पे एक ही तो है, यहाँ पे आंसर ऐसा आएगा, तो आंसर 2 पाई अंडर रूट 2m by 3 की। ठीक है, ओके, मतलब दो मासेस है और दो स्प्रिंग्स है, तो भी आप क्या करना है, रेडियस मास और के इक्विवेलेंट निकालना है। चलो एक एग्जांपल देता हूं, दोनों के अंदर मतलब दो मासेस रहेंगे और दो स्प्रिंग्स रहेंगे, तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा दिया है आपको, ये ऐसा दिया है, ये एक स्प्रिंग दिया है, ये एक स्प्रिंग दिया है। चलो एक एग्जांपल, ये के ले लो, ये 2 के ले लो और ये m ले लो। ठीक है, एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, टाइम पीरियड क्या होगा इसका, तो पहले आपको निकालना है यहाँ पे म्यू मतलब रेडियस मास वगैरह कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक अकेला मास है तो ये तो m ही रहेगा। के इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, तो ये दोनों किसमें है, सीरीज या पैरेलल, तो आंसर देखो इसको आप खींचो, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा क्या, तो आंसर नहीं है, तो यहाँ पे आपको यूज करना होगा के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k1 into k2 अपॉन k1 plus k2, सीरीज के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखो कैसे यूज करोगे, k into 2k अपॉन k plus 2k, तो आंसर कितना आएगा ये 2k by 3, तो k इक्विवेलेंट तो आपको समझ में आया होगा, तो आंसर क्या लिखोगे 2 pi अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है m by k, तो m कितना है यहाँ पे, m ही अकेला है, k कितना होगा 2k by 3, ऊपर ले लो तो क्या आ जाएगा आंसर 2 pi 3m by 2k। ठीक है, रूट के अंदर। ओके, जैसे और एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, मान लो ऐसा कुछ दिया है आपको, ये है 2m, ये है स्प्रिंग। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक मास ले लो 3m और एक स्प्रिंग ले लो। ठीक है, और यहाँ पे लो ये ऐसे, ये है 3m, ये है k और ये है 2k और यहाँ पे है ये 4m। ठीक है, और बोला है बता दो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, दोनों को ऐसे कंप्रेस करके छोड़ा जाए तो ये ऐसे 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 करते रहेंगे, तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो पहले आपको म्यू निकालना होगा, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, m1 into m, दो मासेस है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3m into 4m अपॉन 3m plus 4m। ठीक है, तो आंसर क्या होगा ये 12m स्क्वायर अपॉन 7m, तो आंसर 12m by 7। ठीक है, ये आंसर आएगा, ये म्यू का। और की इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों तो आपको पता चल रहा है, दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो आंसर सिर्फ k प्लस मतलब k1 plus k2 मतलब 2k, आंसर 3k। ओके, तो टाइम पीरियड क्या होगा 2 pi अंडर रूट म्यू बाय k, म्यू कितना है 12m by 7 डिवाइडेड बाय 3k, तो ये आंसर होगा। आपको समझ में आया होगा, दो स्ट्रिंग्स और दो मासेस अगर आपको दिया जाएगा तो ये ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, मैं एक और कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो मतलब कुछ कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग वगैरह लगा देते हैं, पुली लगा देते हैं, तो उनको सॉल्व कैसे करना है, एक बात एक फॉर्मूला बताता हूँ। कभी भी एक सिंगल मास होता है तो आपको
कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू टेंशन ऑन द बॉडी अपॉन टेंशन ऑन द स्प्रिंग का होल स्क्वायर इनटू K यूज करना है। ठीक है, इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला भी आपको समझना है कि कहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल आपको ऐसा दिया है, मान लो ऐसा एग्जांपल दिया है, नॉर्मल मेथड से करोगे ना तो ये प्रॉब्लम्स बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए बेस बनाना है, इसलिए कि डायरेक्टली आप देख लो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप मतलब और एक बार वीडियो देख लो तो आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा। ठीक है, ये अगर ऐसा स्प्रिंग है, ठीक है, ये मास ऐसा दिया है, ओके, यहाँ पे स्प्रिंग्स कितने हैं, एक ही स्प्रिंग है, ये पुली है, ये मास है। ठीक है, ओके, आपको पता है कि यहाँ पे टेंशन की आप कैसे अप्लाई करते हैं, देखो ये अगर टी होगा तो इसके ऊपर कितना लिखे, सॉरी ये अगर टी होगा तो ये भी क्या होगा, टी होगा, क्योंकि रस्सी एक ही है, तो यहाँ पे कितना होने वाला है, तो टी। तो आपको पता है यहाँ पे एक ही स्प्रिंग है, तो के इक्विवेलेंट क्या आने वाला है, के इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे टेंशन ऑफ द बॉडी, ये टेंशन ऑफ द बॉडी, और ये टेंशन क्या है, स्प्रिंग के ऊपर है, तो स्प्रिंग के लिए तो वो भी टी तो रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्प्रिंग के लिए टेंशन कितना है, टी, मास के लिए कितना है, 2t, तो टेंशन ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर कितना है, 2t अपॉन स्प्रिंग के ऊपर कितना है, t का होल स्क्वायर इनटू उसका k, k कितना है, k तो है, t से t कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, 4k, कितना आएगा आंसर, 4k। ठीक है, तो मास कितना, एक ही तो है, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ सिंगल बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई k, m तो एक ही है m, और k इक्विवेलेंट कितना है आंसर 4k। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, इसको क्या करना होता है, आप इक्विलिब्रियम से लेके जाके उसको खींचना होता है, फिर इक्विलिब्रियम में लाना है, फिर वो एफ नेट वगैरह लगाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, एसएचएम की जो प्रॉब्लम्स है वो 80% आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाते हैं, उसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, और एक एग्जांपल चाहिए तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ तो दिया होगा, मान लो ये ऐसा दिया होगा, ठीक है, ये ऐसा स्प्रिंग दिया है और ये ऐसा दिया है, ठीक है, ये ऐसा दिया है, तो इसके लिए आप कैसे करोगे, ये पुली ऐसा लगा दिया है, ठीक है, इसके लिए आप कैसे सोच सकते हैं, तो यहाँ पे देखो ये है K, ये है M, तो ये टेंशन ऑन द बॉडी T है, टेंशन ऑन द स्प्रिंग T तो रहेगा क्योंकि एक ही तो रस्सी है, तो इसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है। K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, टेंशन ऑन द बॉडी कितना है T, टेंशन ऑन द स्प्रिंग कितना है T का होल स्क्वायर इनटू इसका K। ठीक है, तो ये T से T तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा K, और T इक्वल टू क्या होगा 2 पाई अंडर रूट m बाई K। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व करना है। ओके, ओके, यहाँ पे ये इक्वेशन किसका है, एसएचएम का है। ठीक है, ये इक्वेशन किसका है, तो आपने देखा स्प्रिंग के लिए। ठीक है, ओके, स्प्रिंग के जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ पे ध्यान दे दो, 2 पाई अंडर रूट m बाई k है। ठीक, कितना t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k है। ठीक है, तो यहाँ पे f इज इक्वल टू माइनस kx है, तो यहाँ से दिमाग लगा सकते हो, इसमें ये मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस k इनटू x है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस k बाई m इनटू x। ठीक है, आप इस इक्वेशन को यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं और यहाँ से भी डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, अगर ऐसा कभी भी फोर्स का रिलेशन आता है ना, तो डायरेक्टली एक ही मास रहेगा, तो यहाँ पे देखो ना क्या है, F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स है, तो ये यहाँ पे है ना, ये देखो यहाँ पे, इसके ऊपर आप ध्यान दोगे ना, तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m, तो शायद चाहिए m लिखना है, तो यहाँ पे सिर्फ जो चीज बचती है ना वो यहाँ पे पुट करना है, तो m बाई k। ठीक है, ये ऐसा देखना है। ओके, यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू माइनस के बाई m इंटू एक्स, तो यहाँ पे a इसको कंपेयर करेंगे और इन दोनों को कंपेयर करके तो आंसर ये आया है। ठीक है, तो क्या बोलना चाहता हूँ कि कभी भी अगर फोर्स का रिलेशन आता है, कभी भी ऐसा कुछ, ऐसा एग्जांपल के साथ दे देता हूँ, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन आया है, ठीक है, माइनस 3x आया है, तो इसके लिए टाइम पीरियड बता दो भाई कितना है, तो आंसर क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट m तो रहेगा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, ये k की जगह पे क्या है 3 है, तो ये ऐसे कंपेयर करना है। ठीक है, क्यों कंपेयर करना है, क्योंकि मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ सिंपल पेंडुलम के लिए। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम के लिए एग्जांपल, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ऐसे रोटेट करता है, वो ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, तो रोटेट करता है तो आपको कंपेयर करना आना चाहिए, तो आंसर बहुत जल्दी से आ जाएगा। आपको पता है लीनियर को अब रोटेशनल कन्वर्ट करने के लिए कौन किसके साथ रिप्लेसमेंट करता है, उससे आपको ध्यान देना है। फोर्स को रिप्लेस कौन करता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस, शायद k की जगह पे कोई तो k ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट होता है, x को मतलब डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कौन करता है, थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैंने अगर आपको क्वेश्चन पूछा पता तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों मतलब सेम चीजें हैं, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, अच्छा टॉर्क को भी क्या लिख सकते हैं, मतलब फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, I अल्फा
इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा। तो यहाँ पे देखो अल्फा मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस के बाय आई इंटू थीटा। आपको याद है यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आया था, 2 पाई अंडर रूट, देखो के बाय एम है, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, एम बाय के लिखते हैं, ठीक है। सेम इसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा आंसर, 2 पाई अंडर रूट के बाय आई है, तो आप क्या लिखोगे, आई बाय के। और आपको पता होगा तो मास को रिप्लेस कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ओके, तो ये m की जगह पे आएगा। हमको अच्छी तरह से मैं आपको समझा दिया है मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या डिफरेंस होता है रोटेशनल के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये आपको रिप्लेसमेंट करने आना चाहिए। तो क्या किया मैंने, और एक बार समझा देता हूं, ये फोर्स से भी डायरेक्टली टाइम पीरियड लिख सकते हैं। क्या करना है, सिंपल, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m, तो ये कांस्टेंट वही सही रहेगा, वही रहेगा, और k की जगह पे k पुट करना है, और ये यहां से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली इसको रिप्लेस कर लो, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा, मतलब टॉर्क क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस के इनटू थीटा। यहां से भी टाइम पीरियड लिख सकते हैं, कैसे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये रोटेशनल की चीज है, तो यहाँ पे मास की जगह पे कौन आएगा, i अपॉन k, या फिर इसको क्या करो, i इनटू अल्फा इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो इसको एक्सेलरेशन की जगह पे देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे ये, x की जगह पे थीटा, तो ये ही टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको k बाय i की जगह पे i बाय k आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल समझा देता हूं, और सिंपल पेंडुलम के साथ हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। ये लास्ट वन एग्जांपल है। अगर मान लो ये ऐसा पेंडुलम है जिसका लेंथ है, ये मासलेस है, ये रस्सी जो है मासलेस है, और इसका मास है m, ठीक है। और इसको आपने थीटा एंगल से छोड़ दिया, थीटा एंगल से छोड़ दिया, होता है क्या, पता है क्या, आप करते क्या हो, इसको ऊपर लेके जाते हो ना, ऊपर लेके जाने का मतलब क्या होता है, आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो, और कोई भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना चाहता है क्या, नहीं, तो पोटेंशियल बढ़ा रहे हो और यहाँ से छोड़ दोगे तो वापस आएगा, बट यहाँ पे आते आते वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, तो यहाँ पे रुकेगा क्या, नहीं, तो अगेन ऊपर चला जाएगा। तो ये ऐसा 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 करता रहेगा, तो ये क्या है, मतलब क्या करेगा, ये ऐसा जाएगा, तो ये होता है मेन पोजीशन, ये होता है एक्सट्रीम, और ये भी होता है एक्सट्रीम। अच्छा, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, देखो ये L है, इसके ऊपर तो क्या लगता है, mg, क्या लगता है, mg। आपको पता है ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, तो ये इस तरफ लिखेंगे तो क्या लिखोगे, mg cos थीटा, और इस तरफ क्या लिखोगे, mg sin थीटा। देखो आप ध्यान में मतलब देखोगे तो इस तरफ, तो ये mg sin थीटा है, उसको नीचे लेके रहने की कोशिश कर रहा है, और इस टेंशन को कौन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, mg cos थीटा। देखो यहाँ पे थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक mg cos थीटा, एक होता है mg sin थीटा। तो एक ऐसा होगा, तो ये mg sin थीटा ही इस मास को नीचे आने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है r क्रॉस f, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये L है, मतलब ये L है, ये है R, क्योंकि इसके अबाउट घूम रहा है ना, ये देखो इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसा ऐसा कर रहा है, ये देखो ऐसा ऐसा कर रहा है, तो ये इसके एक्सिस ये है, तो एक्सिस से R कितना है, L है, तो आप क्या लिखोगे, L क्रॉस F, F मतलब ये फोर्स है ना, mg sin थीटा, L और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 है, तो L क्रॉस mg sin थीटा, क्रॉस मतलब आपको पता है ना, A क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, बट इन दोनों के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल ऑलरेडी कितना है, 90 है, तो यहाँ पे 90 पुट करोगे तो आंसर सिर्फ क्या बचेगा, ए बी, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे क्या आना चाहिए आंसर, ये है L इंटू, ये देखो A इंटू बी, बी क्या है, एम जी साइन थीटा, और इन दोनों के बीच में ऑलरेडी एंगल कितना है, 90 है, तो साइन यहाँ पे 90 आता है, साइन 90 कितना होगा, 1 ही होगा, तो सिर्फ ये बचेगा। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। मतलब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो थीटा बहुत छोटा होता है, जब थीटा बहुत ही छोटा होगा तो इट इज इक्विवेलेंट टू साइन थीटा, मतलब थीटा मतलब साइन जीरो जो है, साइन जीरो जो है वो जीरो के बराबर होता है, देखो ना, तो ये जीरो और ये जीरो, जीरो ये, तो ये थीटा और ये साइन थीटा दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, तो आप लोग डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे माइनस क्यों आएगा, क्योंकि आप लेके जा रहे थे, थीटा किस तरफ था, इस तरफ था ना, देखो ऐसे, देखो आप ऐसे लेके जा रहे थे ना, तो कभी भी एक्सिस के अबाउट ही कभी भी मतलब रोटेशनल की टर्म्स के जो डायरेक्शन होता है वो थीटा का जो डायरेक्शन होगा वो कभी भी एक्सिस के अबाउट होगा, मतलब अराउंड द एक्सिस होगा, ठीक है। तो थीटा अगर इस तरफ जा रहा है, मतलब थीटा देखो ऐसा घूम रहा है, कोई चीज ऐसे घूम रहा है, तो ये अंदर की तरफ होगा, लेकिन ये टॉर्क किधर लग रहा है, आर क्रॉस एफ, आर इस तरफ और mg sin थीटा इस तरफ, मतलब ये ऐसा होगा, देखो नहीं तो एक सिंपल काम करो, ये देखो ऐसा, ये ऐसा, तो ये बाहर आ रहा है, मतलब टॉर्क का डायरेक्शन बाहर आ रहा है, थीटा का डायरेक्शन अंदर जा रहा है। फिर से एक बार,
थीटा ऐसा जा रहा है, देखो ऐसा जा रहा है, थीटा इस तरफ है, तो ये चीज जब ऐसे घूमती है तो थीटा का डायरेक्शन एक्सिस के अबाउट अंदर की तरफ आ रहा है और टॉर्क का जो आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो दोनों के बीच जो डायरेक्शन है, देखो थीटा और इसका जो डायरेक्शन है उसमें क्या होगा, नेगेटिव आएगा। जैसे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स आया था, देखो ये x और 4 दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है वो कभी भी अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, फिर थीटा और टॉर्क का डायरेक्शन कभी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, अपोजिट होगा। तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू एल एम जी साइन थीटा की जगह पे थीटा आएगा, तो यहाँ पे तो माइनस आएगा, आपको समझ में आएगा, माइनस ये, ठीक है। तो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, टॉर्क को लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस एल एम जी इंटू थीटा, ठीक है। तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं, माइनस एल एम जी। अच्छा आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मास जो है ना एल लेंथ से ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका, एम आर स्क्वायर, बट आर है कितने यहाँ पे, एल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एम एल स्क्वायर इंटू थीटा। देखो आई मैंने यहाँ पे लिया, लेकिन आई है कितना, एम आर स्क्वायर होता है ना, बट एक्सिस से डिस्टेंस है कितना, वो एल हर जगह पे कैसे है, एल से ही रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या होगा, एम एल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक बचेगा, और यहाँ से एम बचेगा, तो मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस जी बाय एल इंटू थीटा। सही है, देखो अब देखो एल एम जी अपॉन एम एल स्क्वायर इंटू थीटा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है, मैंने आपको क्या समझा दिया था, जब ये अल्फा के रीजन में ऐसा कुछ आता है तो डायरेक्टली क्या लिखना है, 2 पाई, और ये जो है अंडर रूट में रिवर्स करना है इसको। तो रिवर्स करोगे तो क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो इतने सारी चीजें हम लोगों को बेसिक्स एसएसएम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना